पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, भूगोल। अच्छा कितने लोग जानते हैं भूगोल को? आप लोग जानते हो? ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में आपने बता दिया जियोग्राफी। अच्छा भूगोल को अगर मैं दो शब्द में तोड़ूं क्या क्या निकलेगा, बताएगा? तो आप लोगों ने बता दिया एक भू और एक बता दिया गोल। तब तो ये बता सकते हो कि भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, गोलाकार वस्तु। पृथ्वी और गोल का मतलब आप लोग ही बता रहे हो कि गोलाकार होता है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि भूगोल का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी कैसी है? गोल। क्या वास्तविकता में पृथ्वी गोल है? क्या वास्तविकता में पृथ्वी गोल है? तो फिर कैसी है? किसने कहा कि पृथ्वी अंडाकार है और किस आधार पे आप कहोगे कि पृथ्वी अंडाकार है? देखो ये तो एक फैक्ट हो गया ना। आज आप लोग ना सिर्फ सीखने का प्रयास करो। एक दिन में आपको तीर मारोगे, एक दिन में आपको इतना कुछ बता पाऊंगा ना, आप लोगों के बारे में जान पाऊंगा ना, एक दिन में आप मुझे जान पाओगे। एक दिन भी कहा, एक घंटा पॉसिबल ही नहीं। एक दिन में बस सीखने का प्रयास करो। पहले सब्जेक्ट को समझ लो कि चीज क्या है, उसके बाद में हम लोग कंटेंट में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जाएंगे। फिलहाल आपने बस इतना देखा कि भूगोल नाम का एक विषय है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें भूगोल का मतलब दो वर्ड यहाँ पर होता है, भू और गोल। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोलाकार होता है। लेकिन मैंने बस एक शब्द पूछा कि वास्तविकता में पृथ्वी गोल है, आप लोगों ने कहा नहीं है और आप लोगों ने कहा कि अंडाकार है। अगर मैं आपसे बस इतना पूछ लूं कि किसके अनुसार पृथ्वी गोल है और किसके अनुसार पृथ्वी अंडाकार है, तो ऐसे क्या होगे? ये तो एक वन वर्ड फैक्ट हो गया ना अपने पास में, वन वर्ड फैक्ट हो गया। एक लाइन में आपने फैक्ट पढ़ लिया कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। चलो मैं आगे बता देता हूँ, बता दूंगा। पता है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे लिखवाऊंगा, समझ में आ जाएगी। बताता हूँ अभी जस्ट एक दो मिनट, ठीक है। आपने बस भूगोल का जो हिंदी वर्जन है उसको यहाँ पर ब्रेक किया और ये चीज हमारे सामने आई। अगर जियोग्राफी को भी आप लोग ब्रेक करोगे तो कंडीशंस देखना आपके पास में क्या आती है। इसको भी अगर आप तोड़ोगे, एक आएगा आपके पास में जियो और एक क्या आएगा? ग्राफी। अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो जियो का मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी। लेकिन ग्राफी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ग्राफी का मतलब क्या होता है? चित्रण या वर्णन। दोनों का मीनिंग अगर आप निकालोगे तो दोनों में क्या आता है? हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। समझ रहे हो? हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। ये तो सिर्फ एक गोल जो एक वर्ड है, एक विषय है, उसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, मेन मुद्दा वो आता है, हमें क्या पढ़ना है। समझ रहे इस चीज को? हम लोग इसके अंतर्गत 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? हम लोग पढ़ेंगे एमपी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी। अच्छा ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है आप लोग समझ सकते हो कि हिंदी में लिखूं? समझ सकते हो। भूगोल का मीनिंग हम लोगों ने समझा। कितने पार्ट या कितने भाग हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं? 4 भाग। कौन कौन से? एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल। चूंकि हम लोग कहाँ पे बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश में, इसलिए हम लोग स्पेशल मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। अगर आप लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश
या फिर भारत के किसी भी अलग स्टेट में घूमते तो आपको वहां का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता, जो लोकल स्टेट के अकॉर्डिंग है। इंडियन ज्योग्राफी एकदम कंपलसरी है, सभी किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में अप्लाई कर दो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेम कंडीशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सभी स्टेट लेवल के एग्जाम में पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे क्या, क्या पढ़ते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी में? इसको लोग कहते हैं विश्व भूगोल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? विश्व के भूगोल में क्या पढ़ते हैं? आप ना टेंशन फ्री हो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो, वो समझने का प्रयास करो, सब सीख जाओगे। विश्व का भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपको पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप है ना? तो 7 कॉन्टिनेंट हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी की तो हिंदी में इसको कहते हैं भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में आपको क्या पढ़ते हो? भौतिक भूगोल में आप लोग पढ़ते हो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य चंद्रमा तारे, इनका निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल, पृथ्वी की संरचना, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज, सागर महासागर तरंगे, ज्वार भाटा, भूकंप, ज्वालामुखी, जितनी भी कंडीशंस होती है ये सारी की सारी फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो। तो यदि इन चारों पार्ट्स को आपने पढ़ लिया तो आप इंडिया में कैसे बोल सकता हूँ, चूंकि बीच में एमपी भी आ गया, ठीक है ना, तो एमपी में कोई सी भी एग्जाम दो आपकी बिना किसी टेंशन के क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बात पीएससी जैसी एग्जाम में अभी लास्ट टाइम लगभग 42 नंबर के क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, सिर्फ ये 4 पार्ट, इन 4 पार्ट से 42 नंबर के क्वेश्चन आए थे पीएससी प्री में। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि एकदम सस्पेंस वाला था, हर एक एकेडमी के लिए, चाहे कितना भी वेल एक्सपीरियंस बंदा क्यों नहीं हो, आयोग ने उसका आंसर क्या सेट करके रखा कोई नहीं बता पाएगा, सस्पेंस वाला क्वेश्चन था। लेकिन 41 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी वे में हर किसी बंदे से बने होंगे जिसको मैंने पढ़ाया है। और आप अधिकतर यहाँ पर क्या है, एसआई, पटवारी, कैंडिडेट का पीएससी का भी आप एग्जाम देने का प्रयास भी करते हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना वैल्यू आपको कब होगा जब आप कंटेंट को पढ़ोगे, क्योंकि बात करना एक अलग मैटर हो गया है, चीज हमें जब पढ़ोगे स्किल समझ में आएगी, कंटेंट समझ में आएगा, फिर किताबों में लिखने मात्र से ही काम नहीं चलने वाला। जो आपने लिखा है यदि आपके दिमाग में वो चीज नहीं गई तब भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सभी बातों को समझते हुए आपका मेन पर्पस होगा कि चीजों को समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, और लिखना तो है ही, ठीक है ना। तो जियोग्राफी में हम लोग ये 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एमपी जियोग्राफी। पहले आप इसको एक बार उतार दो जी। भाई मेरी आवाज आ रही वहां तक? लगा लेता हूँ, बढ़ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, देखो एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम उंगली पकड़ के, बट डिपेंड करता है कि आप खड़े होने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो।
हो गया? बड़े आगे अवेयर होके पढ़ो, बाकी आप टेंस फ्री हो जाओ। अगर 2-3 लेक्चर्स भी पढ़ लिए ना, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि 4 पार्ट हमारे पास में है जरूर। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करने वाले हैं? एमपी से। लेकिन देखो, एमपी का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट आप एमपी का मैप बना लो और पढ़ना शुरू कर दो। रियल में पढ़ने का लेवल कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग डालोगे एक हेडिंग, और वो हेडिंग रहेगी महाद्वीपों और महासागरों का परिचय। हेडिंग क्या लिखोगे? महाद्वीपों और महासागरों का परिचय। अब आपके दिमाग में चीज ये आनी चाहिए कि सर आपने बोल दिया कि हम एमपी स्टार्ट कर रहे हैं और हेडिंग लिखी है कि महाद्वीपों और महासागरों का परिचय। समझ रहे हो? ऐसा क्यों? इसमें से आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, सुना है ना? बहुत बार सुना होगा, अच्छा खासा रट्टा मार रखा होगा। लेकिन आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश किस देश में है? तो आप क्या बोलोगे कि भारत में है। और भारत किस महाद्वीप में है? एशिया में। और एशिया किस भूमि का हिस्सा है? तो आपको पता भी नहीं होगा। एशिया किसका है? अंगारा लैंड का। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार उभर कर आता है कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, और आंसर में आप देते हो कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन उसका पूछने का मेन पर्पस क्या होता है कि क्या आपको ये पता है कि नहीं है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों है? चूंकि जब आप लोग ये जानते हो कि मध्य प्रदेश भारत में, भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा है, तो फिर मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हुआ? तो जब तक आपको महाद्वीपों का सामान्य परिचय भी नहीं होगा, तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने में असमर्थ रहोगे। समझ रहे हो? तो इन छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए हमारा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आप इन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, और आपके माइंड में सिर्फ एक फैक्ट के रूप में वो चीज उभर कर आएगी जिसके बारे में आपको पता कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? किसी भी वैकेंसी को क्लियर करके उस डेजिग्नेशन या उस पोस्ट पे बैठना इतना आसान नहीं होता है। गवर्नमेंट के दामाद बनना इतना आसान नहीं है। समझ रहे हो? सीधी सी बात आ रही है। अगर सरकार के दामाद बनना है तो वो जो पेपर सेट करके आप लोगों के सामने देते हैं ना, तो उन्हें पता है कि यदि इस पेपर को क्वालिफाई करके बंदा उस कुर्सी पर बैठ गया, इसका मतलब वो उस कुर्सी पर बैठने के काबिल है। रट्टे मारकर हम लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, करें स्टार्ट। ओके, तो यहां से आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग एंटर कर जाएंगे एमपी में। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अभी आप लोग फिलहाल सिर्फ सामने ध्यान देना आप लोगों, ठीक है? जब भी बात हो महाद्वीपों और महासागरों के परिचय की, तो यहां पर एक बात याद रखना, एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। और ये है कहां के? जर्मनी के। ये कहां के हैं? जर्मनी के हैं। और अल्फ्रेड वेगनर है क्या? तो ये है एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। देखो, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 3 बातें लिखी है। क्या लिखी है? महाद्वीपों, अच्छा उतार रहे हो? उतार लो।
उतार लो उतार लो उतार लो। लेकिन अब डायरेक्ट मत उतारना, क्योंकि समझ नहीं पाओगे, उतारने में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोल दूंगा तब उतारना। समझना इस चीज को कि महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो भी हमें जानकारी मिलती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अल्फ्रेड वेगनर का। है कहाँ के ये? जर्मनी के। और है क्या? प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। क्लियर यहां तक? अब देखो आगे क्या हुआ। आगे प्रोसेस ये हुआ कि 1912 में, कब की बात हो रही है? 1912 में। 1912 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1912 में इनकी पुस्तक का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और मैं यहां पे लिख देता हूं कि पुस्तक का नाम या बुक नेम, और पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियंस। समझना इजी है, कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक है जो जर्मनी के रहने वाले प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री है। 1912 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे यही कहते हैं जो यहाँ पर हेडिंग में हमारे पास में लिखा हुआ है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। और ओशियंस का मतलब क्या होता है? महासागर। समझ रहे हो? तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन। ये पुस्तक का नाम है किनकी? अल्फ्रेड वेगनर का। समझ रहे हो? तो इसीलिए इन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी? क्योंकि इन्होंने भौतिकी से रिलेटेड इतने ज्यादा रिसर्च किए, तब जाके इन्हें रियलाइज हुआ कि रियल में पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तब जाके इन्होंने एक बुक लिखी और 1912 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। अब यहां तक पहले उतार लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में आपको यही नाम लिखना है कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। पुस्तक का नाम था हिंदी में क्या था? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, ये इसका नाम है हिंदी में। चलिए आगे बढ़े। देखो अब जाके आपको चीजें समझ में आएगी यहां से। कैसे? इतना तो समझ के जाओगे कि बहुत कुछ आज सीख जाओगे। बढ़ो आगे। अब देखो जब ये मैटर हमारा यहां तक का हो जाता है क्लियर, हमें पुस्तक का नाम पता चल गया। अब आपको बस एक लाइन लिखनी है, और वो एक लाइन क्या है? इस पुस्तक के अनुसार। तो आपने क्या लिखा? इस पुस्तक के अनुसार। मतलब ये हुआ कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगी। अब बात वहां पे आ गई है।
तो आपने लिख दिया इस पुस्तक के अनुसार। अब जरा कॉपी पेन रख दो नीचे और बस समझने का प्रयास करना कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखना, सबसे पहले जब आप पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो हमारी पृथ्वी थी, सबसे पहले की बात कर रहा हूं, ये हमारी पृथ्वी थी। क्या समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा हूं? ये बीच में आ रहा है यार, इसको तो मैं हटा नहीं पाऊंगा अभी। अच्छा, इसको मैं साइड से कर लूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बाकी प्रयास करेंगे कि ये मूवमेंट कुछ हो जाए। मेरे को लग तो नहीं रहा फिक्स है अभी, पर कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो क्या साइड में कर लूं, इसको नीचे कर दूं? अब दिख रहा है? ठीक है। देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि जब आप उस पुस्तक को पढ़ोगे सबसे पहले स्टेप में आपको यह पता चलेगा कि जो हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, इसको पृथ्वी आपको इमेजिनेट करना है कि हाँ ये पृथ्वी ही है। और ये पृथ्वी कैसी थी? तो ये पृथ्वी थी आग का गोला। अब लाल कलर नहीं आया, आग का गोला। देखो ये जो एक्चुअल में जो ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो ना, ये भौतिक भूगोल का है। और भौतिक भूगोल में मैंने आपको यहां पर दिखाया है, अगर आप देखोगे ये भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल ही होता है। और मैंने आपको बोला भी था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिजिकल जियोग्राफी, चूंकि बात क्या आ रही है, बात ये भी आ रही है कि अगर हम लोग महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा कौन सा है? तो ये टॉपिक हमारा भौतिक भूगोल का ही है। और जिनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है उनका नाम भी क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। और वो भी क्या है? एक भौतिक शास्त्री ही है। लेकिन हमें मध्य प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश स्टार्ट करना हो या इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करना हो या वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करना हो, लेकिन हमारा बेसिक टॉपिक हमेशा यही से स्टार्ट होगा। और यही रियलिटी है आपका एक बेस बनाने के लिए। अब ये रियलिटी क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला। समझ रहे हो? फिर कंडीशन क्या हुई? चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहली स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, सेकंड में, तो ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में हमें नजर आएगा एक भूखंड। मैं लिख देता हूं यहां पर एक भूखंड, एक भूखंड। और इस भूखंड के चारों ओर यदि आप देखोगे तो आपको नजर आएगा पानी। और मैंने यहां पे लिख दिया सेकंड स्टेप। पहले स्टेज में आपने बस ये देखा कि सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी बनी तो कैसी थी? आग का गोला। और लाखों वर्षों के बाद में जब पृथ्वी ठंडी हुई, इस पृथ्वी पे पानी की उत्पत्ति हुई। उस पानी के अंदर आपको बस एक भूखंड नजर आएगा, सिर्फ एक भूखंड। वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7। लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था, सिर्फ एक। ठीक है ना? आपको इसका नाम पता होना जरूरी है कि इस एक महाद्वीप को इस समय क्या कहते थे। तो इसे हम लोग कहते थे पेंजिया। क्या नाम था इसका? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो जलराशि आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते थे पेथालासा। पेथालासा। यहां से आपके पास में दो बातें क्लियर हो जाती है। वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हमारे सामने हैं, उनका निर्माण किससे हुआ है? पेंजिया से। भाई वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है वो क्या है? एक भूखंड है ना, समझ रहे हो? तो इन 7 महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? पेंजिया से। और वर्तमान में पृथ्वी पर महासागर कितने हैं? महासागर कितने हैं? कितने महासागर हैं? 4 है या 5 है? पक्का ऑफिशियल नहीं हुआ है।
4 है कि 5 है? वर्तमान में 5 महासागर है, समझ रहे हो? कितने हैं? 5। एक बार नाम बता दो। कभी आप लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। कितने महासागर है बताओ एक बार। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कौन सा? सोचो, मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये मेरे को लगता है 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा, फिर 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा। तो 5 महासागरों के नाम नहीं पता है, कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इसके अलावा उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर। और अभी तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे कई लोग कि ये उत्तरी महासागर क्या है और दक्षिणी महासागर क्या है। हो गए ना? डेफिनेटली हुए होंगे, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ रखा है कि आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, सुना है ना? उत्तरी महासागर को ही आर्कटिक महासागर भी कहते हैं और दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। बताऊंगा आगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फिलहाल देखो कि अपने पास में सबसे पहले जब अल्फ्रेड वेगनर की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि पृथ्वी आग का गोला थी। लाखों वर्षों के बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी पे पानी की उत्पत्ति हुई तो सिर्फ उस एक जल राशि को नाम दिया गया था पेथालासा, और उस जल राशि के अंदर सिर्फ एक भूखंड पाया जाता था, उसे क्या नाम दिया? पेंजिया। क्लियर? जब आगे बढ़ोगे थर्ड स्टेप की ओर, अभी मत उतारना, पहले समझ लो चीजों को। जब आप थर्ड स्टेप की ओर बढ़ोगे, कौन से स्टेप? थर्ड। तो थर्ड में आपको यह पता चलेगा कि जो पेंजिया है वो पेंजिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा? पानी। अब यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी और वो नई चीज ये रहेगी कि एक को नाम दिया गया, जो पेंजिया का उत्तर वाला भाग है, जो पेंजिया का उत्तर वाला भाग है, इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड, और जो पेंजिया का दक्षिण वाला भाग है इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो अब यहां से आपको 2 चीजें मिल गई कि अंगारा लैंड क्या होता है और गोंडवाना लैंड क्या होता है। लेकिन एक नई चीज और आएगी कि इन 2 भूखंडों के बीच में जिस जलराशि ने प्रवेश किया है इसे नाम दिया गया टैथिस सागर। टैथिस सागर। तो अब आपको पहले तो ये 3 स्टेप बना लो, सेम कंडीशन में रटने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। ये टूटा कैसे है मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं, ठीक है? आप बीएसएफ की तैयारी करने आए हो तो बीएसएफ में सिर्फ दौड़ने से काम हो जाएगा? फिर या कैसे? आपसे मिलने के लिए आए थे? चलो अच्छा बता दिया। क्योंकि किसी भी संस्था में जाओ हमेशा सीखने के अकॉर्डिंग जाना, किसी को जज करने के अकॉर्डिंग कभी मत जाना।
मेरी कॉपी ऐसी बनाना A4 साइज ब्लैंक पेज में, एकदम ब्लैंक पेज में। लाइनिंग वाली कॉपी कम यूज करना, या तो कोरे पेपर मिलते हैं मार्केट में, वो रद्दी वत्ती मिलते हैं ना, वो लेके आओ बढ़िया से। चारों पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ो सही तरीके से, लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? हो गया? ठीक है भाई, 3 स्टेप आपके पास में है, कुछ नहीं करना है। दिमाग में एक बात रखनी याद कि कौन सी पुस्तक के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर की बुक के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला। लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी ठंडी हुई और उस पृथ्वी पे एक जलाशय बना या एक जल राशि की उत्पत्ति हुई, उसे नाम क्या दिया गया? पेथालासा। उस पेथालासा के अंदर एक भूखंड था, उसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया। अगली प्रोसेस में पेंजिया कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। उत्तर वाले पार्ट को क्या नाम दिया? अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। अब क्या करो, नोट करके एक लाइन लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके, और उसमें लिखोगे किन्हीं भी 2 भूखंडों के बीच में, किन्हीं भी 2 भूखंडों के बीच में, किन्हीं भी 2 भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है, किन्हीं भी 2 भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है, तो उस क्षेत्र में सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है। किन्हीं भी 2 भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र में सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है। लिख लिया? बस अब इस चीज को हमेशा याद रखना, आगे आपको बहुत काम देगी ये। आगे बढ़ो। जब हम लोग अगली प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे उसके पहले आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि जो पेंजिया था, कौन था? पेंजिया। ये पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड कैसे हुआ? दिमाग में कुछ आ रहा है समझ में कि ये टूटा कैसे? भाई एक भूखंड था, ये यहां पर 2 भाग में डिवाइड कैसे हो गया? थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने का प्रयास करना। ये मैंने पृथ्वी का एक टुकड़ा काटा है यहां पे, और यदि सिर्फ इस ऊपर वाले लेवल की हम लोग बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। जिसके ऊपर, यानी भूपर्पटी भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। इस भूपर्पटी से, यानी कि क्रस्ट से, जब आप लोग 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की डेप्थ में आओगे तो यहां पे आपको लिक्विड फॉर्म में एक तरल पदार्थ मिलेगा। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ, और इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। और जिस क्षेत्र में यह होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। भाई एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है कहां पे? पृथ्वी की सरफेस से 80 से 200 किलोमीटर की गहराई में आओगे जिसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा? अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ मिलेगा जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। कहते हैं मैग्मा, ठीक है ना। अब ये बताओ, अत्यधिक गर्म है तो गर्म है और गर्म पदार्थ है तो जायज है कि इस गर्म पदार्थ से आपको यहां से गैसेस भी निकलते हुए नजर आएगी।
गैस निकलेगी ना, सीधी सी बात है। इस अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, इस मैग्मा के ऊपर, इस मैग्मा के ऊपर ये जो पेंजिया है ये क्या कर रहा है, तैर रहा है। समझ रहे हो भाई, ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया इस मैग्मा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। इस मैग्मा से क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही है। और ये गैसेस जो निकलेगी मैग्मा से, पेंजिया को क्या करेगी, एक दबाव डालेगी, एक प्रेशर डालेगी। जहां पर भी पेंजिया पर, जहां पर भी कोई सा कमजोर पॉइंट मिलेगा, एक कमजोर बिंदु मिलेगा, उस कमजोर बिंदु से ये गैसेस क्या करेगी, बाहर निकलेगी। अब जब ये गैसेस बाहर निकलेगी, ये गैसेस अगर बाहर निकलेगी, सपोज मान के चलो कि ये गैसेस आगे गई और पेंजिया के किसी भी कमजोर बिंदु से मान के चलो कि यहां से ये गैसेस बाहर निकलेगी, तो इन गैसेस के साथ में ये मैग्मा भी क्या करेगा, बाहर निकलेगा उच्च दबाव के साथ में। तो ये मैग्मा भी क्या करेगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और जैसे ही पृथ्वी की सरफेस से बाहर हुआ तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। भाई पृथ्वी की सरफेस से जैसे बाहर हुआ, आप क्या कहोगे, लावा। और आप क्या कहते हो कि ज्वालामुखी फटा, कहते हो ना, यही कहते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन समझना। आपने कभी ज्वालामुखी पर्वत देखा होगा तो ये सिचुएशन होती है, समझना चीज को। अगर ज्वालामुखी माउंटेन देखा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ज्वालामुखी पर्वत, क्या लिखा मैंने, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। इसके अंदर यहां पे है लिक्विड फॉर्म में अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, मैग्मा, मैग्मा नाम दिया। और हमने ये भी देखा इस मैग्मा से क्या निकलती है, गैसेस। और ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत का ये जो मुंह है इसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। भाई क्या नाम दिया, क्रेटर। ज्वालामुखी पर्वत के मुख को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रेटर। जब ये गैसेस इस क्रेटर से बाहर निकलेगी तो इन गैसेस के साथ में क्या निकलेगा, मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा इस क्रेटर से बाहर हुआ, और जैसे ही बाहर होगा हम लोग इसे कह देंगे लावा। तो यहां पे दो तीन चीजें समझना। जब तक मैग्मा या जब तक अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी की सरफेस के अंदर है, तब तक क्या कहेंगे, मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर हुआ, क्या कहोगे, लावा। समझ में आया। तो जो पेंजिया है, जो पेंजिया है, इसके टूटने का रीजन क्या है, इसके टूटने का रीजन ये है कि जो अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ मैग्मा है, मैग्मा से गैसेस निकलेगी, पेंजिया पे दबाव डालेगी, पेंजिया के जिस बिंदु से बाहर गैसेस निकलेगी उस बिंदु से उच्च दबाव के साथ मैग्मा निकलेगा। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी तो धीरे धीरे इस भूखंड में क्या आएगी, दरारें आएगी, एक भ्रंश घाटी का निर्माण होगा और दो भूखंड आपस में क्या होंगे, आपस में से दूर होंगे। इसके अलावा कुछ और भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल। समझ रहे हो, ये सारी चीजें आप कब समझ पाओगे, जब आप भौतिक भूगोल को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करोगे। इन शॉर्टकट में मैंने क्या बताया कि जो तरल पदार्थ है मैग्मा, इस मैग्मा के ऊपर पेंजिया तैर रहा है, गैसेस का बाहर निकलना, उन गैसेस के साथ मैग्मा का बाहर निकलना और भूखंडों का विभाजन होना। क्लियर हुआ कुछ, ये बना लो दोनों। और यहां पे लिख भी देना भूखंडों का टूटने का कारण, ताकि आपको पता चले बाद में। थोड़ा जल्दी करेंगे। बस
चीजों को माइंड में सेट करते हुए चलो। हो गया? सभी का हो गया? पेज चेंज कर दूं? अच्छा, आपने कभी सुना है कि क्रेटर झील के बारे में नाम सुना है? क्रेटर झील, क्रेटर झील कभी नाम सुना हो? किस किस ने सुना है? क्रेटर झील नाम सुना है ना? भारत में क्रेटर झील का उदाहरण आप किसे देना चाहोगे? भारत में क्रेटर झील का उदाहरण आप किसे दोगे? तो फिर क्या सुना? सिर्फ सुना है। ओके बॉयज, इधर आप लोगों ने सुना है कभी क्रेटर झील? अच्छा, आप लोगों ने सुना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेटर झील, महाराष्ट्र की लोनार झील को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। जी जी जी, करेक्ट है ना? तो उसे क्रेटर झील का उदाहरण भी मानते हैं। रीजन ये है क्योंकि वहां से भी लावा निकला करता था और वो भी एक ज्वालामुखी निर्मित झील का भी उदाहरण है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिन ये ज्वालामुखी मर गया, ये ज्वालामुखी क्या हो गया? मर गया। मरने का मतलब ये नहीं होता है कि ये पर्वत अभी खड़ा है तो लेट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये ज्वालामुखी मरने का मतलब ये हो गया कि यहां से लावा निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ना? इसके मुख को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर। और क्रेटर कैसा होता है? कटोरे नुमा होता है, कटोरे नुमा या थाली नुमा आकृति का होता है। अब यहां से लावा निकलना बंद हो जाएगा जब इसमें वर्षा का पानी भर जाएगा। तो ऊपर से यदि मैं कुछ देर के लिए आपको बोल दूं कि चलो मैं आपको एक हेलीकॉप्टर में बिठा देता हूं, ऊपर से देखना कि इस क्रेटर में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा? पानी। लेकिन किस रूप में? एक झील के रूप में। वो झील बनी कहां पे? ज्वालामुखी के मुख पर, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्रेटर। तो झील को क्या नाम दोगे? क्रेटर झील। समझ रहे हो? पढ़ेंगे हम लोग आगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हम लोगों को। चलिए आगे बढ़े। 3 स्टेप हमारे पास में हो चुकी है, अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। जब अगली स्टेप की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो टूटने की प्रोसेस फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। देखो यहां पे कंडीशंस क्या होती है। जरूरी नहीं है कि आप सेम बनाओ, पर ऐसा भी मत बनाना कुछ तो भी बना दिया। तो ये मैंने भूखंड बनाए हैं, ये सारे के सारे भूखंड है। मेरे साथ ही बना लो आप लोग भी, वरना लेट हो जाओगे। तो ये कंडीशन होने वाली है, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा पेंजिया 2 भाग में डिवाइड हो गया, तो जाहिर है कि जो 2 भाग थे वो आगे और भी डिवाइड होंगे। अगर ये बना लिया हो तो मैं बताऊं आगे। अब देखना कंडीशंस क्या होती है। स्थिति ये बनेगी कि इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। देखो ये उत्तरी अमेरिका और इसके साइड में सिर्फ आपको एक भूखंड नजर आएगा, उतारो मत, पहले देख लो एक बार, समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। इसके साइड में जो भूखंड है इसे हम लोग कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। भाई यूरेशिया का मतलब क्या हो गया? यूरोप प्लस एशिया। इस यूरेशिया में आपको मिलेगा एक पर्वत यहां पे। इस पर्वत को हम लोग कहते हैं यूराल पर्वत। इस पर्वत को क्या नाम देंगे? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। अब बात यह आती है कि इस यूराल पर्वत के पूर्व में इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं एशिया, और यूराल पर्वत के पश्चिम वाले भाग को हम लोग कहेंगे यूरोप। तो कितने महाद्वीप हो गए? अभी तो 3 ही हुए। अगर सिर्फ ऊपर की बात करेंगे सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं, पहले इसको उतार लो, मैं बताता हूं आगे। पहले उतार लो उसको, डायरेक्ट 7 हो गए चलो ठीक है, पहले उतार लो उसको। हो गया? देखो अगर हो गया है तो आगे बढ़े थोड़ा स्पीडली। बढ़े आगे। सभी लोग इधर ध्यान दो। भाई हमें ये पता है कि पेंजिया 2 भाग में टूटा, तो डेफिनेटली ये 2 भाग भी आगे टूटेंगे, क्योंकि वर्तमान में 7 महाद्वीप है, तो डेफिनेटली टूटना है। जो अंगारा लैंड है ये टूटा, और अंगारा लैंड के टूटने से कितने महाद्वीप बने? 3 महाद्वीप बने हैं। तो आपको बस एक लाइन आगे लिखनी पड़ेगी यहां पे, अंगारा लैंड। क्या लिखा मैंने? अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड से महाद्वीप कितने बने? तो अभी आपने देख लिया 3। नाम क्या बताओगे? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद में यूरोप, और कौन सा है? एशिया। तो देखो यहां से अब आपको एक बात और क्लियर हुई थी, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन यहां पर रिजल्ट क्या निकल के आया कि एशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। और एशिया में ही कौन है? भारत है। और भारत में ही कौन है? मध्य प्रदेश है। तो भाई फिर मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हो गया? एक बात तो यहां पर आपके सामने डाउट के रूप में आ गई है, उसे मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। और ये जो बाकी के 4 बचेंगे ये किसका हिस्सा हो जाएंगे? गोंडवाना लैंड का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड पार्ट में गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से हमें कौन कौन से महाद्वीप नजर आ जाएंगे? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये हमें इस प्रकार से 7 महाद्वीप मिल जाते हैं और सातों महाद्वीपों का हमें ये पता चल गया कि ये किन किन भूमि का हिस्सा है। अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बने हैं और गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने हैं। अब आपको ये पता चल गया कि इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों के आसपास क्या है? पानी है। अब याद करो उस बात को जो आपने नोट करके लिखा हुआ है। और क्या लिखा नोट करके? कि किन्हीं भी दो भूखंडों के बीच में जब कोई जल राशि प्रवेश करती है तो वहां पे सागर या महासागर की उत्पत्ति होती है। लिखा है ना? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में पैथालासा के जल ने प्रवेश किया तो 33 सागर की उत्पत्ति हुई। जब इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर इतने सारे भूखंड हैं और इनके बीच में जल राशि ने प्रवेश की है तो डेफिनेटली हमें कितने महासागर मिलेंगे? 5 महासागर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपने फिलहाल यहाँ पर क्या देखा? सिर्फ महाद्वीपों के नाम देखे हैं और ये महाद्वीप किन किन भूमि का हिस्सा है ये देखा है। ठीक है ना? यहीं से अगली जो हेडिंग आपके पास में आती है वो हेडिंग ये आती है कि महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार। क्या लिखोगे? महाद्वीपों का क्रम, महाद्वीपों का क्रम, और यहां पर मैंने लिख दिया क्षेत्रफल के अनुसार। देखो पढ़ना एमपी है, बस बेस बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और जरूरी है। अगर मैदान में बिना नींव के घर बनाओगे उड़ जाओगे, गिर जाओगे। तो हमें गिरना नहीं है, नींव इतनी मजबूत कर लो कि कितना भी बड़ा महल बना लो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस उस महल की चमक और उस महल की जो शख्सियत होती है वो लोगों को नजर आनी चाहिए। तो हवा में तीर हमें नहीं चलाना है। महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो चलो मैंने लिख भी दिया यहां पे एशिया। एशिया की बात बता दो जल्दी से, खत्म। एशिया के बाद में बस एक ही में फिनिश, कि ये तो नहीं याद कर लिया कि सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, बाकी बीच के गायब। अरे एशिया के बाद में कौन सा है? अफ्रीका है। और 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पर है उत्तरी अमेरिका और 4 पे दक्षिणी अमेरिका और 5 पे अंटार्कटिका और 6 पे यूरोप और 7 पे। तो आपको ये पूरा क्रम याद करना पड़ेगा, पहले और दूसरे से या पहले और आखिरी से काम चलने वाला नहीं है। समझ रहे हो? आगे बढ़ूं? आपने बस ये लिखा महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार। अब इसी के आगे एक लाइन और आएगी जो आपको रियलाइज करवाएगी कि क्या करना है। यहीं पर मैंने लिख दिया विश्व का कितना प्रतिशत, और एक हेडिंग और आती है पृथ्वी सतह का कितना प्रतिशत। 2 बातें आपके सामने आती है। जी सर, जी सर, हाँ तो हाँ ठीक है सर, ठीक है।
बच्चे हैं सर अभी क्लास में, बस छोड़ ही रहा हूँ मैं 10 मिनट में, 10 मिनट की ज़्यादा टाइम हो गया। नहीं अभी नहीं आए। ठीक। देखो यहाँ पे दो चीजें मैंने लिखी है आप लोगों के सामने। एक लिखा है कि विश्व का कितना प्रतिशत और एक है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत। अच्छा कितने लोगों को पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों ने ये बता दिया कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है ना? यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है तो आप लोग क्या बताते हो? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, वो पूछता है ना कभी कभी, तो क्या बताते हो आप लोग? आप लोग बताते हो 2.4%, यही बताते हो ना? और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी की सतह का कितना है तो क्या करोगे? तो पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है, नहीं पता है ना? 3 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो। बोलूं? तो पहली लाइन लिखना पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, और उसमें आप लिखोगे 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की जो सरफेस है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। एक बात। सेकंड पॉइंट में लिखना पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का क्षेत्रफल, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का क्षेत्रफल 36.2 यानी कि 36.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और तीसरे पॉइंट में लिखोगे आप लोग, अगर 2 पॉइंट हो गए, अगले पॉइंट में लिखना पृथ्वी पर उपस्थित भूखंड का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी पर उपस्थित भूखंड, भूखंड या पेंजिया, ऐसा लिखना, भूखंड या पेंजिया का कुल क्षेत्रफल 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब देखो 3 बातें आपके सामने आ चुकी यहां पे। अगर आपने लिख दिया होगा तो मैं बताऊं एक बार। देखो आपने क्या लिखा? आपने ये लिखा कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का जो ग्रीन पार्ट है आपको दिख रहा है, इस ग्रीन पार्ट को हम लोग पृथ्वी की सतह कहेंगे। और इस पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, है ना? इसके अंदर जो जल राशि है उस पूरी जल राशि का क्षेत्रफल कितना है? 36.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इस जल राशि के अंदर जो भूखंड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया, और जिससे सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो जब भी बात होती है आपके पास में कि विश्व का मतलब होता है कि पेंजिया, विश्व का मतलब क्या होता है? पेंजिया, यानी कि वो भूखंड जिससे 7 महाद्वीप बने हैं, और उन 7 महाद्वीपों के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं? विश्व। समझ रहे हो? तो यहां पर यदि बात होती है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का, तो विश्व का मतलब किसका पूछ रहा है? वो पेंजिया का। समझ रहे हो ना? कितना है? 2.4% हम लोगों ने लिखा है। लेकिन जब बात आती है पृथ्वी की सतह का, इसका मतलब किसका पूछेगा? वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का। 2 बातें क्लियर आपको रखनी है, ठीक है ना? तो यहां पे अब कंडीशन क्या होगी? अब कंडीशन ये होती है हमारे पास में कि जो 7 महाद्वीप है ये विश्व का कितना परसेंटेज होंगे। यदि एशिया की बात होगी, यदि एशिया की बात होगी तो ये होता है 30%, अफ्रीका 20.3%, उत्तरी अमेरिका 16.5%, दक्षिणी अमेरिका 12%, अंटार्कटिका 8.9%, यूरोप
5.7% और ऑस्ट्रेलिया 5.2%। यदि आप एसआई या अदर लेवल की एग्जाम भी दोगे तो वहां पर भी आपको ये परसेंटेज एग्जाम में वो डेफिनेटली पूछता है। समझ रहे हो? अब इसके आगे यदि आप पीएससी लेवल में जाते हो, किस लेवल में जाओगे? यदि आप पीएससी लेवल में जाते हो तो वहां पर वो बाय चांस पूछ लेता है कि पृथ्वी की सतह का परसेंटेज कितना कितना होता है। तो सिर्फ इसको आप सिर्फ एक नॉलेज के लिए लिखना आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप एसआई लेवल तक हो तो बस यहीं तक सीमित रहना। फिर भी अगर आप एक हाई लेवल में जाते हो तो चीजें आपको कहीं ना कहीं ये काम देती है। और उसमें आता है कि एशिया की यदि बात करेंगे तो वो होता है 8.7% और ये होता है 6%, 6 और ये है 4.8, 3.5, 3.5 और अंटार्कटिका की बात करेंगे 2.7, 1.9 और ऑस्ट्रेलिया 1.5% होता है। इसको आप लोगों को दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि एसएससी, एसआई, पटवारी जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है आपको बस यहीं तक पूछा जाता है। समझ रहे हो? अब देखो यहां पे दो बातें और आपके पास में रह गई है। अभी उतारने में सब लगे हो, उतार लो उतार लो। आपके पास में इसी में दो बातें और हैं। हम लोगों ने महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार देख लिया। अब हम लोग महाद्वीपों का क्रम जनसंख्या के अनुसार देखने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है महासागरों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार। और बस ये पढ़ने के बाद में हमें जानकारी हो जाती है महाद्वीपों और महासागरों की। और इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका एमपी ज्योग्राफी। जितने भी टॉपिक्स चाहे मैं एमपी का पढ़ाऊं, इंडिया का पढ़ाऊं या वर्ल्ड या भौतिक भूगोल का, हम लोग टोटली हैंड मैपिंग से पढ़ने वाले हैं। हैंड मैपिंग जब आप क्लियर करोगे तो डेफिनेटली जब आप ड्राइंग बनाते हो तो चीजों को आप लोग रियलाइज करते हो और चीजों को जब रियलाइज करोगे तो डेफिनेटली वो चीज आपके माइंड में सेट होगी। और क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आपके सामने जैसे आएगा वैसे ही आपके दिमाग में मानचित्र बनेगा और आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। क्योंकि आप तो एक लेवल एसआई ठीक है, बढ़िया है, थॉट है, लेके चलो, लेकिन मेहनत करनी है। और मेहनत करने का एक सही तरीका होता है, आप तरीके को फॉलो करो, चीजें ऑटोमेटिक ईजी होती जाएगी। ठीक है, तो अभी काफी टाइम हो गया है, बाकी हम लोग दो हेडिंग है वो कल देख लेंगे और कल से स्टार्ट कर देंगे अगला टॉपिक। ठीक है।